नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आज, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की। कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आमने सामने इस बार कौन है, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा, इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा होगी। जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट करे, और अगर वो जीते तो इस बार ऐसा क्या वो करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर वोटर्स पर पड़ेगा, यानी कौन से वो वादे हैं जो जनता को लुभा सकते हैं। तो चलिए, सत्ता का महासंग्राम में आज जिक्र, आज पड़ताल कटनी जिले की। कटनी जिला बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस जिले की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 कांग्रेस के पास है। ऐसे में कटनी जिले में जंग जोरदार हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विजय राघवगढ़ सीट की है। यहां पर पिछले 15 सालों से एक ही विधायक है। आपको बता दें, ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहां से बीजेपी के चर्चित नेता और विधायक संजय पाठक चुनाव लड़ते हैं और विजय पताका लहराते हैं। संजय पाठक ने शुरुआत में विधायकी का चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उपचुनाव भी जीत लिया। इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए बीजेपी ने फिर से संजय पाठक को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की नीरज बघेल से होगा। वहीं बात अगर बड़वारा सीट पर करें तो उस पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर आदिवासी वोट बैंक के साथ इस सीट को हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार आदिवासी बीजेपी से कांग्रेस की ओर चले गए थे और राज्य में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई थी। हालांकि इस बार भी कांग्रेस ने विजय राघवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जिनकी टक्कर बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह से होगी। इसी तरह मड़वारा और बहोरीबंद में मुकाबला जोरदार होने वाला है। खैर, इन 4 सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देने जा रही है, ये तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कटनी पर कौन से वो मुद्दे हैं जो इस चुनाव में चर्चा में हैं, और ये भी जानने की कोशिश होगी कि चुनावी माहौल है। अब देखिए, ज्यादा वक्त नहीं है, कल का दिन और है, उसके बाद मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में क्या कर देंगे, यानी उनका फैसला, जनता का जनादेश क्या है, ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। और फिर 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो उगलेगी कि आखिर किसके पक्ष में जनता ने वोटिंग की है, यानी कौन सा वो उम्मीदवार होगा जिस पर जनता ने भरोसा जताया है। क्या एक बार फिर से संजय पाठक ही होंगे विजय राघवगढ़ में, जिन्हें लगातार समर्थन मिलता आया है, या फिर जनता मूड बदलेगी और विजय राघवगढ़ से किसी और को, यानी नीरज बघेल या फिर किसी अन्य पर भरोसा जताएगी। तो कांटे की टक्कर देखी जाएगी इस बार बाकी सीटों पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सीटें किसी एक दल के पास रही हैं। कुछ कुछ सीटों पर परिवर्तन होते रहे हैं। और 4 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 सीटों पर समीकरण क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कटनी जिसका अपना खुद का एक इतिहास है, लेकिन हम यहाँ इन 4 सीटों में से सबसे हॉट सीट जिस पर नजर रहने वाली उसकी करें तो विजय राघवगढ़ सीट है। क्या संजय पाठक एक बार फिर से ये सीट निकाल पाएंगे या नीरज बघेल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं हम बात करें मुड़वारा की तो मिथिलेश जैन, संदीप जायसवाल के बीच चुनाव होगा। संदीप जायसवाल सीट पर सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें रिपीट किया भारतीय जनता पार्टी ने। बहोरीबंद की बात करें तो प्रणय प्रभात पांडे, ये भी सिटिंग एमएलए हैं, ने भी बीजेपी ने रिपीट किया है, लेकिन यहाँ से जो पिछली बार हारे थे उन्हीं को ही दोबारा टिकट दिया है कांग्रेस ने, सौरभ सिंह को। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार हम देखेंगे। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो हमें और भी समझाएंगे कि इस सीट का गणित वो किस तरह से देखते हैं, और ये भी जानने की कोशिश होगी कि हाल ही में जो बयानबाजियां हुई हैं उनका महाकौशल की सीट पर कितना असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकौशल और ग्वालियर चंबल ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती थी। तो क्या कांग्रेस यहां पर कटनी में एक सीट से आगे बढ़ पाएगी या वो भी लॉस करेगी? मनोज जी कैसे समझाएंगे? मनोज जी सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, चलिए लगता है आवाज नहीं आ रही है मनोज सर की हम तक। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात कर पाए, बस समझ पाए कि कटनी आखिर उनके नजरिए से क्या बताता है। देखिए, इससे पहले के भी चुनाव आदि टीवी ने आपको दिखाए हैं, सीटों के समीकरण समझाए हैं और ये भी बताया है कि वहां पर किस तरह की लहर है। और इस बार भी मनोज जी हमारे साथ हैं और हमें समझाएंगे कि इस वक्त उनका नजरिया कटनी जिले को लेकर क्या कह रहा है। मनोज जी सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है आवाज नहीं मिल रही है मनोज जी की हमें।
तो देखिए यहाँ पर जो हाल ही में जो मुद्दे गर्म हुए उसमें कमलनाथ ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और खनिज का मुद्दा भी उठाया गया था। और चलिए हम जमीनी मुद्दों पर जनता का क्या सोचना है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। नवनीत हमारे सहयोगी कटनी से हमारे साथ बने हुए हैं। 4 सीटें हैं नवनीत, दोनों ही तरफ से दलों ने पुरजोर कोशिशें की हैं। महाकौशल की हम बात करें तो कांग्रेस को खासतौर पर यह कहा जाता है कि आदिवासियों का साथ मिला, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि वो अपने पास से आदिवासी वोट बैंक को जाने दे, इसलिए भी कोशिशें तमाम हो रही हैं नेताओं की तरफ से। जमीनी मुद्दे क्या है वहां पर, जनता का रुख किस ओर है? जी, हम कटनी जिले की बात करें तो यहाँ पे 4 विधानसभा हैं। मुख्य रूप से बिजरावड़ विधानसभा को मुख्य रूप से देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांटे की टक्कर 2 लोग की आमने सामने। लेकिन हम कटनी मुड़वारा विधानसभा, बड़वारा और बहुरीवन की विधानसभा की बात करें, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव होते हुए नजर आ रहा। यहाँ पे कुछ कटनी की यदि मुड़वारा विधानसभा की बात हो रही तो यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा के बागी जो थे, जो अपने दावेदार थे टिकट को लेके, जिनको टिकट नहीं दी, वो एक निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पे जनता में किसी मतलब जनता की बात करें तो यहाँ पे कोई असमंजस में बना हुआ है कि किसको वोट है। मतलब एकदम शांत माहौल बना हुआ है। जी, यहाँ पे एकदम शांत माहौल बना हुआ है। और बहुरीवन में भी वही स्थिति, शंकर महतो जी सपा से तैयार है। अब वहां भी एक त्रिकोणीय चुनाव बन गया। यहीं पे एक निर्दलीय गीताबाई है बड़वारा से, इनका भी त्रिकोणीय चुनाव। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कटनी यदि भाजपा जो प्रत्याशी थी विनय दीक्षित, ज्योति विनय दीक्षित, उनको भी टिकट दावेदार तो थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई थी। वापस संदीप जैसा उनका विरोध ही शुरू से ही शुरुआत होने लगी थी पार्टी को लेके। पार्टी में जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे उनका कि टिकट ना दी जाए, परंतु भाजपा ने उनको टिकट विश्वास को लेके कि जीत हासिल करा के दिखाएंगे, इसको लेके देगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक समीकरण बिगाड़ने में निर्दलीय यहाँ पे आगे हो रहा है। और जनता का यही सोच रख रही है कि आखिर जनता किसको किस तरफ जाए। कहीं महापौर की चुनाव की बात करें तो उस समय महापौर में निर्दलीय को तो जिताया था, लेकिन निर्दलीय वापस भाजपा में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है और एकदम पब्लिक का शांत रवैया कि हम बोर्ड ने अपना मत अभी नहीं खोल रहा। इस समय उसी समय बताएगा 17 नवंबर को जो चुनाव होने हैं सुबह 7 बजे से 5, तो किसके भाग्य में है, क्या है यहाँ का सत्ता, किसके भाग्य में विधायक देखिए वो समय बताएगा। जी पारुल, प्रचार प्रसार की हम बात करें तो तमाम नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार से किस तरह का माहौल बना है? कुछ समय पहले करीब 5 या 6 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अंचल में थे और उनके प्रचार प्रसार की बात हम करें, स्मृति ईरानी यहाँ पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। अखिलेश आए, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी ने सहयोग किया, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी। ये तमाम बातें वो वहां पर रख कर गए हैं। इन जो बयानबाजियों का, ये जो मुद्दे जो उठाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जब थे तो वो परिवारवाद की बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कहा था कि कांग्रेस में नेता आपस में सरकार बनाने के बाद नेता पुत्र कौन आगे बढ़ेगा या किसके कौन सा वो नेता पुत्र होगा जिसकी सरकार बनेगी, इस तरह की बातें भी वहां पर जो भाषण है उनमें कही गई हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का कितना इम्पैक्ट वहां की जनता पर पड़ रहा है? क्या वोट में किसी तरह का स्विंग नजर आ रहा है? जनता के मूड में किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि अब आखिरी दौर के दिन है, 24 घंटे 48 घंटे आप पकड़ लीजिए, उसके बाद ही हम देखेंगे कि वोट डालने के लिए जनता निकलेगी घरों से। जी, मैं बता दूं कि मुड़वारा विधानसभा की बात करें तो सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ आधे घंटे के लिए यहाँ पे उन्होंने आमसभा की थी जनता के बीच में, परंतु कांग्रेस के मुड़वारा विधानसभा में कोई भी यहाँ से बड़ा नेता या अपना विधायक के प्रति एक वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। कटनी की मुड़वारा विधानसभा जो भी है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो ही खाली डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम बिजरावड़ की बात करें तो स्मृति ईरानी भी पहुंची, तो सिंधिया जी भी पहुंचे। लेकिन आज कटनी में से मतलब बिजरावड़ विधानसभा में बरी में कमलनाथ जी भी उपस्थित हैं, उनकी भी आम सभाएं हुई हैं। सुबह सभाएं तो हुई हैं, मतदाता भी एक साथ उन्होंने सुना भी है। उन्होंने अपने वादे किए हैं, जो वादे हम करेंगे वो वचन के साथ करेंगे और जो वादे हम जैसे निभाए हैं। लेकिन जनता अब क्या आगे मत करेगी। और इसी तरीके से हम बात करते हैं बहुरीवन की। बहुरीवन में अखिलेश यादव जी 2 आम सभा की, एक सिलिमनाबाद में, दूसरा की बहुरीवन में। 2 बार मतलब आना एक सपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, कांग्रेस और भाजपा को एक चुनौती देके गए, क्योंकि वहां पर भी किसी बड़े नेता का आगमन पैसा नहीं हुआ। जिस तरीके से अपन बिजरावड़ की बात करें तो दोनों यहाँ पे कमलनाथ जी, स्मृति ईरानी जी और अपने सिंधिया जी पहुंचे थे। उन्होंने आम सभाएं की और जनता से वोट मांगा। अब जनता क्या सोचती है, क्या देखती है, खैर इस समय ही बताएगा, उस 17 नवंबर को ही बताएगा। जी पाल।
नवनीत, लौटूंगी अब आपके पास। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे और भी हम कटनी के जमीनी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, आपका क्या आकलन है कटनी की इन 4 सीटों को लेकर, जिसमें से एक तो कांग्रेस के पास है लेकिन 3 बीजेपी के पास हैं, और बीजेपी की कोशिश न केवल इन तीनों सीटों को बचाने की बल्कि चुनौती उस एक सीट को भी हासिल करने की जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं संजय पाठक की हम बात करें तो लगातार इस सीट से, विजय राघवगढ़ सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन नीरज बघेल इनके सामने अपने ही घर में भीतरघात की संभावनाएं नजर आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि दलों के अंदर दलदल चल रही है, यानी पार्टियों के अंदर दूसरे खेल बिगाड़ने के लिए जुटे हुए हैं। और सपा के आंचल में भी शंकर महतो तो चले गए हैं, तो क्या वो कितना प्रभावित करेंगे मिथिलेश जैन को जो मुड़वारा से उम्मीदवार हैं? देखिए पारुल, कटनी की हम 4 सीटों की बात करें तो इनमें से जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे कोशिश कर रही है कि पिछली बार की तुलना में वो चारों की चारों सीट जीत सके, इसी वजह से वहाँ पे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी भी वहाँ जोर लगा रही है एक सीट पर, उनको संभावना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में वो एक सीट जीत सकती है। जो विजय राघवगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से संजय पाठक हैं, ये सीट पहले कभी कांग्रेस की कहा जाती थी, लेकिन कांग्रेस की ना कहकर मैं इसे कह सकता हूँ कि पाठक परिवार की सीट हो गई है। चाहे उनके पिता सत्येंद्र पाठक हों, चाहे अब संजय पाठक लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब वो जीतते थे, इसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो बीजेपी से लगातार जीत रहे हैं। बीजेपी से जो पद्मा शुक्ला हैं, पिछली बार हमने देखा कि वो मैदान में उतारे गए था, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, लेकिन वो भी पराजित हो गई। इसके बाद हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से संजय पाठक ने बाकायदा सर्वे कराया था और चुनाव लड़ने से पहले कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, मुझे इसका तय जनता करेगी, तो बाकायदा उन्होंने मतदान कराया गया था और 75% से ज़्यादा जनता ने उनको समर्थन दिया था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। तो पहले वो एक ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की जहाँ पे विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, जो अपने बारे में जनता से जानना चाहते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का कल्चर कह सकते हैं हम, कि वो कहती है कि हम जनता से पूछकर निर्णय लेंगे। तो उन्होंने बाकायदा मत पेटियां रखवाई और लोगों से पूछा कि आप दीजिए, मेरे पक्ष में यदि आप समर्थन करेंगे तो मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं लड़ूंगा। तो आप देखिए कि एक तरह से पहले ही उनको बहुमत मिल चुका है। यदि वहाँ पे मतदान उन्होंने कराया तो ज़्यादातर समर्थन उनके फेवर में आया। इस बार वहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय कह रहे हों लोग, भले ही कह रहे हों कि आपने देखा है नीरज बघेल को दिया है, युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ लगातार संजय पाठक जब से आए हैं जीतती आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले भी बीजेपी के चेहरे पर दाव लगाया लेकिन सफल नहीं हुई, इस बार युवा चेहरे पर दाव लगाया, कितनी सफल होगी ये संभावनाएं वैसे देखी जा सकती हैं कि वो सफल होगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सीट नहीं है। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाठक वहां पे लगातार सक्रिय हैं, वो क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं। जिस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तो अलग बात है, वो व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं। मैं खुद पिछली बार वहां दौरे पर गया था, मैंने बाकायदा सीट देखी तो वो तय थी कि संजय पाठक वहां से जीतेंगे। तो यदि मैं जो देखकर आया था उसके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि संजय पाठक आज भी मजबूत है, वहां पे उनको चुनौती वहां पर नहीं है। रही बात संजय पाठक, वो चेहरा है जो कटनी में भी प्रभाव डालते हैं, वो चाहे महापौर जिता कर लाने की बात हो, चाहे वहां पे जो भी उम्मीदवार तय होते हैं उसमें वो दखल रखते हैं और उनके दखल को बाकायदा इस नाते सम्मान भी देती है पार्टी। हमने देखा है पिछले निकाय चुनाव में भी और अब भी। और इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा जोर ये है कि जो 3 सीटें उसके पास थी वो तो बरकरार रहे, जो एक और सीट रह गई थी उसको भी किस तरह से हासिल किया जा सके, तो उसमें जी तोड़ लगे हुए हैं। और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, हार जीत होती रही है, वहां पे सीटों का नेचर ऐसा है कि कभी बीजेपी के पाले में आ जाती है, कभी कांग्रेस के पाले में आ जाती है, ऐसा हर सीट का नेचर रहा है। यदि हम संजय पाठक की सीट की बात करें तो वो भी कभी कांग्रेस के पास थी, अब बीजेपी के पास है। अन्य सीटों की बात करें, चाहे हम बोरीबंद की बात कर लें, चाहे विजय राघवगढ़ के साथ साथ हम मुरवाड़ा की भी बात कर लें, ये सीटें ऐसी हैं कि कभी बीजेपी के पास रही हैं, कभी कांग्रेस के पास रही हैं। तो इसलिए दोनों ही दल जोर लगा रहे हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। यदि जनता में एंटी इनकम्बेंसी होगी सरकार के प्रति तो कांग्रेस चाहती है कि उसको फायदा मिल जाए, इसलिए बड़े नेता वहाँ पर कांग्रेस के मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार बने और जो 3 हमारे विधायक वहां से चुनकर आए थे, चौथा भी क्यों ना चुनकर आए, तो वहां पे वो अपनी संभावनाएं देख रही है। इसलिए दिग्गज नेताओं को, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो, उनको मैदान में उतार रहे हैं, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश की योजना हो, उनके नाते वो वहां पे अपने लिए समर्थन ले सकें। तो अब मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि सीटों का जो नेचर है वो कहता है कि जो मेहनत कर लेगा, जिस पे लोग भरोसा करेंगे, वो वहां सफल हो जाएगा। तो अब मेहनत पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस वहां कितनी मेहनत कर रही है और बीजेपी
बीजेपी कितनी कर रही है। और बाकी का जो हम देख रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला, कई जगह बागी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी वहां ताल ठोक रही है कि बागी के सहारे वो भी एक सीट वहां पे हासिल कर ले, लेकिन ऐसी संभावना कम है क्योंकि मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल। बाकी दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करा दें। दीपक टंडन जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी स्वागत आपका। विक्रम खंपरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस का, आपका भी स्वागत। सुन पा रहे हैं आप दीपक जी? जी आ रही है आवाज आपकी। दीपक जी 3+1 यानी 4 आप चाहते हैं, लेकिन 3 तो आपके पास है, एक पर आपके लिए चुनौती है। ये भी कहा जा रहा है कि सीटों का नेचर कुछ ऐसा है कि कभी आपके पास तो कभी आपके पड़ोसी, यानी जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं विक्रम जी, उनकी पार्टी के पास। सवाल यही है कि कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच गए हैं? क्या यही बयानबाजियां जो बड़े बड़े नेता आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं उन्होंने कही है, एक दूसरे पर वार पलटवार, या जनता के जो मुद्दे हैं जिसमें खनिज की बात कही जा रही है कि खनिज यहाँ की धरती उगलती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। कई और मुद्दे हैं जिनको विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं और भीतरघात जो दोनों ही दलों को परेशान कर रहे हैं। दीपक जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की इस डिबेट में आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए मुझे यहां से आमंत्रित किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं जी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल 2 चीजों पर, एक तो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर, और दूसरा जो लगातार 18 वर्षों से गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास के कार्य पूरे चारों विधानसभाओं में जो कटनी जिले के अंदर जो दिखने में आ रहे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के ही पूरे विकास कार्य हैं। इनके आधार पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक यदि विधानसभा की बात करता हूं तो मैं बौरीवन विधानसभा की बात करूं तो हजारों करोड़ों के काम, यानी जो सिंचाई के साधन, जो पानी की योजनाएं जो कभी सोच नहीं सकते थे, वो काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और प्रणय पांडे के नेतृत्व में वहां पे हुए हैं। विजयराघवगढ़ विधानसभा की बात करता हूं तो वहां पे कोई भी ऐसा क्षेत्र अब खाली नहीं है, चाहे वो स्कूलों की बात करें, चाहे कॉलेजों की बात करें, चाहे तहसीली की बात करें, चाहे बाईपास की बात करें, पूरे क्षेत्र का विकास विजयराघवगढ़ विधानसभा में कोई भी ऐसा कार्य अभी बाकी नजर नहीं आता, और जो रह गए हैं वो भी काम पूरे होने की स्थिति में है या कार्य की प्रक्रिया में है। उसके बाद बड़वारा की यदि बात करता हूँ कि 5 साल अभी कांग्रेस के विधायक वहां पर थे, जो 3-1 की बात हो रही है, तो 5 साल में वहां पे कांग्रेस के विधायक रहे थे। भाई सरकार तो है, सरकार के हिस्से हो, विधायक हो, आप मांग उठा सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी चीजों करा सकते हो, लेकिन 5 साल तक लापता थे। और जो भी विकास कार्य हुए हैं उसके पहले जो हमारे विधायक थे 10 साल तक, उनके माध्यम से हुए। और मुड़वारा की यदि मैं बात करता हूँ, कांग्रेस के शासन काल में तो कोई विकास के काम मुझे दिखे नहीं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनना प्रारंभ हुए, पिछले सुकीर्ति जैन से लेकर आज तक संदीप जायसवाल जो पिछली बार 2 बार से विधायक हैं, तो जितनी भी काली रोड की बात करता हूँ, जितने भी ओवरब्रिज की बात करता हूँ, यदि मेडिकल कॉलेज की एक मांग जो बड़ी थी तो वो भी मेडिकल कॉलेज की मांग स्वीकृत हो चुकी है। सब चीजों का जो काम था वो हम लोगों ने यहाँ पूर्ण किया, और जो काम अभी रह गए और विकास के आधार पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कितना विकास विरोध भी तो था दीपक जी, जायसवाल जी का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनने पिछली बार भीतरघात किया था निकाय चुनाव में, उनकी वजह से ज्योति छोड़कर चली गई है पार्टी, और अब उन्हीं को टिकट दिया, तो ये विरोध भी तो है। इसका कैसे सामना करेंगे आप कि जो पार्टी में ही जिस तरह से उन्होंने भीतरघात किया था उनके साथ नहीं होगा? देखिए ऐसा है, ये भीतरघात की जानकारी तो आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। आज महत्वाकांक्षाएं इतनी होनी चाहिए कि जैसे हर चीज अपने को ही मिल जाए, ये संभव नहीं है। और आज यदि मान लो पार्टी ने संदीप जायसवाल जी को उनके सेवा, उनके कार्यों के दम पर प्रत्याशी के रूप में बनाया, तो निश्चित रूप से काम दिखता भी है। और ज्योति दीक्षित जी को पिछली बार महापौर जी का टिकट उन्हें प्राप्त हुआ, और महापौर का टिकट प्राप्त होने के बाद मान लो किसी कारण से वो नहीं जीत पाए, तो लेकिन पार्टी एक कार्यकर्ता वाली पार्टी है, जिसे कमल के चिन्ह का निशान मिलता है, वो हमारा प्रत्याशी है। और उसके हम लोग पूरे कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता उसकी प्राण से लगते हैं, उसे जिताने का प्रयास करते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक होता तो ध्रुव प्रताप सिंह भी क्यों छोड़ते पार्टी, और इस तरह की घटनाएं क्यों होती, विरोध क्यों होता कटनी से? मैं बता रहा हूँ, आदरणीय ध्रुव दादा की बात करता हूँ तो ध्रुव दादा को पार्टी ने 2 बार विधायक का चुनाव लड़ाया, 1 बार जीते 1 बार हारे, उन्हें पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, 2 बार कटनी विकास प्राधिकरण का उनको अध्यक्ष बनाया, 5 बार चीजें मिली, वरिष्ठ नेतृत्व रहे उनके, जनसंघ के समय में उनके पिताजी को टिकट के माध्यम टिकट मिलती थी। आज पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, और महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो टिकट की दावेदारी करे, तो टिकट की दावेदारी में कहीं उन्हें अपने आप को पीछे लगा तो कांग्रेस में चले गए। ठीक है, विक्रम जी कमेंट कर लेते हैं। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम जी आवाज मिल रही है? विक्रम जी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है हमारे पास। लेकिन हम कटनी की बात करें तो यदि विक्रम जी होते तो वही
उनसे ज़्यादा सवाल कर सकते थे हम कि क्या सिर्फ बागियों के भरोसे हैं वो जो बीजेपी में गुटबाजी दिखी हमको, जो इस तरह से आरोप लगे, चाहे जायसवाल पर आरोप लगे हों कि उन्होंने कहा चुनाव में साथ नहीं दिया था अधिकृत प्रत्याशी का, उनको लेकर नाराज़गी भी सामने आई। ध्रुव प्रताप सिंह की जो बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष जी, उनकी नाराज़गी भी सामने आई। लेकिन जो भी हो, महत्वाकांक्षा हो, कुछ भी हो, ये लोग पार्टी के शुरू से जुड़े रहे हैं। यदि ये पार्टी छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो होगा ही। ये कितना नुकसान कर पाएंगे और बीजेपी का ये इस भीतरघात का या नाराज़गी का कांग्रेस कितना फ़ायदा उठा पाएगी, ये तो देखने की बात है। क्या कांग्रेस सिर्फ इन नाराज़ लोगों के भरोसे है या जनता में उसकी कोई और भी अपील है, या वो सोच रही है कि बीजेपी में गुटबाजी है और जो मुद्दे हैं जिसकी बात करती है कि जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कितने असरकारक हैं, कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर कितना लोगों तक पहुंच रही है, ये खास बात होगी। क्या सिर्फ वो भीतरघात के भरोसे है कि कटनी में बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, चाहे निकाय चुनाव से लेकर अब तक उसका उसे फायदा मिल पाएगा कि नहीं? देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नवनीत, फिलहाल जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, किनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जी, अब भाजपा की बात करें तो भाजपा अपनी लाडली बहन योजना को गिना गिना के महिलाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस अपनी योजनाओं को कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और हर महिला को 1500 रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक लालच तो दे रहे हैं जनता के बीच में, और एक उसको लालीपाप बोले हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, लेकिन जनता किसकी तरफ मुड़ती है ये बिल्कुल फ्रीबीज के सहारे भी हैं दल सर। एक तो दूसरों से बागी होकर, बीजेपी से बागी होकर कुछ नेता कांग्रेस के पास जा रहे हैं, वो तो कांग्रेस के लिए मुद्दा है ही, लेकिन दोनों ही दल के पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर ये चल रहे हैं, आम आदमी के बाद सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया और उसी फिर हम बीजेपी देख रहे हैं। लेकिन जब स्मृति ईरानी जी आई तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया, और फिर यहाँ से गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उसी समय पर बयान आया था नीतीश कुमार का, उसको भी लेकर उन्होंने टारगेट किया। ये तमाम मुद्दे क्या इन चुनाव में, खासतौर पर जब हम जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, तो ये कितना अफेक्ट करते हैं, कितना % आप मानते हैं कि आकलन हो रहा होगा? देखिए पारुल, हमने देखा है कि एक बयान से भी चुनाव की हवा पलट जाती है, बदल जाती है। हमने गुजरात में भी देखा, कर्नाटक में भी, यदि हम ताज़ा मामला की बात करें तो जिस तरह से बजरंगबली की एंट्री हुई और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, कांग्रेस वहाँ प्लस में होती। तो मुद्दों का, बड़े नेताओं का बोलने का, और चाहे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों चाहे राज्य स्तर के मुद्दे हों, ये असरकारक होते हैं जी। अब यहाँ पे असर तब होता है जब आप अपनी बात कैसे, किस ढंग से पहुँचा रहा हो जनता के बीच में। कांग्रेस यदि महंगाई पर, बेरोजगारी पर एक तरह से अडिग रहती, उन मुद्दों पर होती, तो उससे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फायदा हो सकता था। जिस तरह से बीजेपी ने डाइवर्ट कर दिया, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ले आई, वो चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ जाए, तो जो मुद्दे होना चाहिए थे, जो सरकार के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, वैसी एंटी इनकम्बेंसी एक तो नजर नहीं आ रही। यदि थोड़ी बहुत है भी तो उसको डाइवर्ट करने का काम बीजेपी ने किया है। अपने राष्ट्रीय मुद्दे लाकर 370 का मामला कर लें, 3 तलाक का मामला कर लें, और जो स्थानीय मुद्दों की जो बात कर रहे थे नवनीत भी और आपने भी जिक्र किया है, चाहे फ्री बीज की हो, लाडली बहना योजना हो, चाहे नारी सम्मान योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपये में हो, 450 रुपये में देने की बात हो, निश्चित तौर पर ये असर करते हैं। हमने इसका असर इस तरीके से भी देख सकते हैं, हम समझा सकते हैं दर्शकों को कि आप देखिए कि बीजेपी का वोट बैंक क्या था। बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी। वोट बैंक दलित कांग्रेस का था, आदिवासी कांग्रेस का था, गरीब जो वोट बैंक था वो सब कांग्रेस का था। लेकिन किस तरह से हितग्राही योजनाओं को उन्होंने लेकर आए, लोगों को सीधे बेनिफिट दिया, चाहे वो मुफ्त अनाज बांटने की बात हो, राशन की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात हो, चाहे आप देख लीजिए मकान बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, शौचालय की हो, जो हितग्राही योजना थी, जो हितग्राहियों से सीधे संपर्क किया बीजेपी ने, उनकी योजनाओं का उनको लाभ दिया और साथ साथ जाकर बताया कि ये लाभ हमने दिया है आपको अब तक, तो उस लाभ का ये परिवर्तन हुआ कि बीजेपी में ये वोट बैंक आ गए कांग्रेस से टूटकर। समय कम है और अमित शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगी सीधा सवाल आप ही उनसे ले लीजिए, समय कम है। और अमित जी, सिर्फ क्या आप बीजेपी में जो गुटबाजी है कटनी में, चाहे ध्रुव प्रताप सिंह टूटकर आपके पास आ गए हों, चाहे जायसवाल जी का जो विरोध हुआ, उसके सहारे हैं, या जमीनी स्तर पर कुछ मजबूती के लिए स्थानीय मुद्दों पर, क्योंकि बीजेपी एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर आ गई है और आपका वैसा प्रचार दिख नहीं रहा है। आप भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या खड़गे हो। मैं आपका आदेश हो तो जवाब दूं जी। कटनी एक हमारा पढ़ा लिखा समुदाय शहर में रहता है, कटनी मुड़वारा 93, जो कि लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में पूरा
शहर बसता है, यहाँ के लोग समझ चुके हैं बीजेपी को अच्छे समझ चुके हैं कि मुफ्त में हिंदुस्तान का व्यक्ति, हमारे कटनी शहर का व्यक्ति मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता। और जो 1000 रुपए मिल रहा है उसमें भी हमारी महिलाएं संतुष्ट नहीं, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे पूर्व में ही बोल चुके थे, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए सभी फार्म भरवाए गए हैं। किसी और के खाते से आ रहे थे क्या शुक्ला जी? बात तो वही हुई, आप भी तो मुफ्त की योजना लेकर आ रहे थे कि यदि जब मुफ्त का जनता नहीं चाहती तो 1500 1250 मिल रहा है, वो 3000 तक ले जाने की बात कर। मुफ्त का अनाज जो मिल रहा था, मुफ्त का जो अनाज मिल रहा था, इसमें क्या हुआ कि आपके युवा जो लोग हैं समझ चुके हैं कि हमको मुफ्त में नहीं चाहिए, हमको हमें रोजगार शुक्ला जी चाहिए। अपडेटेड नहीं है आप, मुझे लगता है थोड़ी तैयारी के साथ आपको जुड़ना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवनीत भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दे कई हैं जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं आम हो चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी समय है, फ्रीबीज तो आएंगी ही, साथ ही साथ बड़े बड़े बयान भी लेकर आएंगे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा बयान जिसने हवा को बदला फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जरूर कहा जा सकता है कि 3 के साथ एक और चाहिए बीजेपी को, लेकिन 3 पर भी अभी चुनौतियां बड़ी हैं और एक जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, कांग्रेस के अंदर भी अपनों से ही चुनौती है, तो बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। देखना होगा, नतीजे दिलचस्प होंगे क्योंकि कांटे की टक्कर है। संजय पाठक दोबारा अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर जो मुद्दे जनता के बीच में कांग्रेस ने जाकर रखे हैं उन मुद्दों पर जनता विश्वास देगी कांग्रेस को। ये तमाम चीजें नतीजे जब आएंगे तब साफ हो जाएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को जनता का मूड क्या है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।